तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे तुलनात्मक राजनीति के बारे में कि तुलनात्मक राजनीति क्या होता है। तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि ये इग्नू का जो MPS 4 है, उसका जो MPS 4 जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, उसका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है। ठीक है, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को समझने के लिए जो है हमें ये पता होना चाहिए कि जो इंसान है ना वो एक राजनीतिक प्राणी है। राजनीतिक कैसे? क्योंकि इंसान जो एक राज्य में रहता है, ऐसा तो कोई नहीं है जो राज्य में नहीं रहता, क्योंकि अगर कोई राज्य में नहीं रहता इसका मतलब तो यही है कि वो जानवर है जिसका कोई ठिकाना नहीं हो, कहीं भी गली वगैरह में रह सकता है। तो बेसिकली जो है ना, हम जब भी आंसर लिखते हैं ना तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमें बताना होता है कि जो भी हम आंसर लिखने वाले हैं उसका छोटा शॉर्टकट में हमें बताना होता है। तो सबसे पहले तो हम यही मेंशन करेंगे कि जो इंसान है ना वो जन्म से एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी होता है। कैसे राजनीतिक? मतलब राजनीति करता है। कैसे? आपस में तुलना करता है। जैसे हमारे माँ बाप भी है जो हमारी तुलना किसी और से करते हैं। राजनीति में यही तो होता है, एक दूसरे की आपस में तुलना करना। और सामाजिक मतलब हम समाज में रहते हैं ना, समाज के बिना तो हमारा कोई अर्थ ही नहीं है। तो बेसिकली कि राज्य में रहने वाला हर एक प्राणी राजनीतिक प्राणी है, क्योंकि वो राज्य में रह रहा है। अगर वह राज्य में नहीं रह रहा तो वो राजनीतिक प्राणी नहीं है, पर एज अ मनुष्य हम तो राजनीतिक प्राणी हैं। नेक्स्ट चीज़ जो होती है वो ये है कि तुलना जो करना है ना, तुलनात्मक राजनीति में मेन यही होता है कि तुलना करना पड़ता है हम। और तुलना करना जो है वो मानव स्वभाव में जन्म से उपस्थित है। हम जन्म से ही देखते हैं, जब हमारा जन्म होता है तभी से हमारे पेरेंट्स तुलना करने लगते हैं। अरे मेरा बच्चा इतना सुंदर है, या वे है या वो है, कुछ भी तुलना करते ही हैं। और ये अब मानव स्वभाव का अंग सा बन गया है और उनकी आदत बन गई है। हम विद्यालय जाए, रास्ते में हो, खान पीन, हर चीज़ में आपस में तुलना करते हैं, जैसे सरकारें राज्य और शासन प्रणाली में तुलना करते हैं। मनुष्य जो है ना शुरुआती तौर से तुलना करता हुआ आया है। क्या चीज़ अच्छी होती है, क्या चीज़ बुरी होती है, वो उनकी तुलना करता रहता है। ठीक है, जो नेक्स्ट चीज़ है, तुलना अध्ययन जो है ना उसका श्रेय जो है ना वो अरस्तु जी को जाता है। अरस्तु जो है ना तुलनात्मक अध्ययन के प्रथम विद्वान थे, जिनको पिता कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्होंने अपने समय में ना सिर्फ ये जानने के लिए कि शासन प्रणाली की कौन सी तरीका सबसे अच्छा है, ये जानने के लिए उन्होंने 158 किताबों को पढ़ डाला। ये चीज़ हमें कैसे पता लगती है? ये चीज़ हमें ऐसे पता लगती है कि जो उन्होंने है ना अपनी एक पुस्तक लिखी थी। हम अरस्तु जी को ही, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने तुलनात्मक अध्ययन किया, बहुत सारे लोगों ने डिफरेंस बताया, पर हम अरस्तु जी को तुलनात्मक अध्ययन का पिता या जनक इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने एक सिस्टमेटिक वे में तुलना किया है। कैसे? उन्होंने अपने टाइम में जो ये डिफरेंस देखने के लिए कि कौन सा शासन प्रणाली सबसे अच्छा है, 158 किताबें पढ़ी थी। अब ये ऐसे तो हम बोल नहीं सकते ना, तो ये चीज़ कहाँ मेंशन है? ये उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पॉलिटिक्स, राजनीति, जिसमें उन्होंने बताया था कि सत्ता का सर्वश्रेष्ठ तरीका जानने के लिए उन्होंने 158 किताबों का अध्ययन कर डाला। ठीक है, अब जब उन्होंने अपनी 158 किताबों का अध्ययन, मतलब उन्होंने जो भी विभिन्न देशों की राजनीति शासन प्रणाली के लिए 158 किताबों का अध्ययन किया था ना, उसमें उन्होंने बेसिकली 3 तरीके के शासन प्रणाली का वर्णन किया। पहला कौन सा? राजतंत्र, दूसरा कुलीनतंत्र, तीसरा लोकतंत्र। राजतंत्र क्या होता है? जहाँ पे एक इंसान का शासन हो, राजा का, सिर्फ राजा सर्वसत्तावाद होता है, सिर्फ राजा के पास सारे राइट्स होते हैं, सिर्फ राजा ही जो कर सकता है, निर्णय ले सकता है अपने राज्य के लिए, वो करता है। लेकिन कुलीनतंत्र क्या होता है? जो राजा के साथ रहते हैं ना, मंत्री वगैरह, उनका समूह, जो कि अब धीरे धीरे राजा से उब चुके होते हैं, राजा की नीतियों से, तो वो राजा के खिलाफ विद्रोह करके उनकी सत्ता ले लेते हैं। और राजतंत्र में एक इंसान का शासन होता है, लेकिन कुलीन तंत्र में कुछ लोगों का शासन होता है, मतलब 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो राजतंत्र में कार्यरत होते हैं, जो भी मंत्री वगैरह होते हैं, वही राजा का विद्रोह करके सत्ता लेते हैं। तीसरा जो है वो अरस्तु जी बताते हैं कि लोकतंत्र है शासन का तरीका। और ये उन्होंने बेसिकली 158 किताबें जब पढ़ी थी ना, तो उनके सामने ये 3 शासन के तरीके आए थे। ठीक है, लोकतंत्र में आप सबको पता है लोग चुनते हैं सरकार को, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, जैसे भी आप सबको पता है कि इंसान मतलब लोकतंत्र में हम लोग सांसद चुनते हैं जो लोकसभा में जाते हैं, फिर लोकसभा के सदस्य जो है वो आगे नेता चुनते हैं। तो बेसिकली जब अरस्तु ने ये सारी चीज़ें पढ़ी तो उन्होंने फिर बेस्ट चीज़ भी तो बताई होगी कि उनके हिसाब से बेस्ट चीज़ कौन क्या है। तो अरस्तु जी ने जो है ना वो लोकतंत्र और कुलीन तंत्र, इन दोनों के ना मिक्सअप को बेस्ट लोकतंत्र का शासन माना। अरस्तु जी ने बताया कि लोकतंत्र और कुलीन तंत्र का आपसी में सबसे अच्छा शासन का तरीका है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में लोगों का शासन होता है और कुलीन तंत्र में अनुभवी लोग होते हैं। अनुभवी लोग शासन को चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि अगर
कुलीन तंत्र के अनुभवी लोग नहीं होंगे और शासन में अनपढ़ लोग आ जाएंगे तो सत्ता का दुरुपयोग होगा। अरस्तू जी कुलीन तंत्र और लोकतंत्र के मेल जोल को इसलिए बढ़ावा देते हैं क्योंकि वो ये मानते हैं कि जो विश्व राज्य में कमज़ोर बुद्धि वाले लोग हैं या जो बुज़ुर्ग लोग हैं या जो महिलाएं हैं, इनको नागरिकता नहीं देनी चाहिए, दास वगैरह को, इन लोगों की इम्पोर्टेंस नहीं होनी चाहिए, सत्ता में केवल अनुभवी लोगों को होना चाहिए। ठीक है। तो और हाँ, जैसे जो हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं ना, तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, द्वितीय विश्व युद्ध, तुलनात्मक राजनीति में के बारे में जो है ना, हम ज़्यादातर ना जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उससे पहले ना इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता था। मतलब बेसिक सी चीज़ें पढ़ी जाती थी कि जो राज्य थे और सरकार थे उन दोनों के बीच के संबंध पढ़े जाते थे, उन दोनों का अध्ययन किया जाता था। लेकिन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद जो है ना इसका क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ने लगा, लोग और भी चीज़ों का अध्ययन करने लगे जो सीधे तौर पर राजनीति से मतलब रिलेटेड नहीं था, बट फिर भी लोग उस चीज़ का अध्ययन करने लगे क्योंकि ज़रूरत बढ़ती गई हिस्सा और ज़रूरत के हिसाब से लोगों ने चेंजेस लाए। ठीक है। अब जो है हमने बेसिक चीज़ें इंट्रोडक्शन पढ़ ली, ये इंट्रोडक्शन था, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको इतना चीज़ बताया, आप सोचोगे ज़्यादा है, बट मैंने जितना बताया ना उसका आप हाफ ही लिख पाओगे, इसलिए इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे ज़्यादा लिखा। आप इसका हाफ भी लिख दोगे तो चलेगा इंट्रोडक्शन। वैसे भी ये पतली बुक्स में लिखोगे तो ये 7 से 8 लाइन में आएगी, पेपर में लिखोगे तो। उसके बाद जो है हम तुलनात्मक शासन और राजनीति का अर्थ पढ़ेंगे कि इन दोनों का क्या मतलब है। तो बेसिकली जो है ना, कुछ विद्वान वगैरह जो है, फिलोसफर वगैरह है, वो जो है तुलनात्मक शासन और राजनीति को एक ही समझते हैं। तुलनात्मक शासन और तुलनात्मक राजनीति को एक समान समझते हैं, जबकि ये दोनों में विभिन्नता है। कैसी विभिन्नता है मैं बताती हूँ। जो तुलनात्मक शासन है ना, इसमें हम सरकार की बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं, सरकार के जो अंग है ना उसके बारे में पढ़ते हैं। कौन से अंग? न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। इनके क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं कि इनके क्या कार्य है, क्या सीमाएं हैं, कैसे ये एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, क्या सीमाएं हैं। ठीक है। लेकिन जो राजनीति है, तुलनात्मक राजनीति, इसमें जो है ना हम राजनीतिक पार्टी और उनके कार्यों के बारे में पढ़ते हैं कि जो राजनीतिक पार्टी है वो क्या कार्य कर रही है, चुनाव की प्रक्रिया क्या है, मतदान का क्या तरीका है, लोग किस आधार पर मतदान करते हैं, मतदान की प्रक्रिया क्या है, मतदान की प्रक्रिया में क्या कमी है, इन सब चीज़ों का अध्ययन जो है वो तुलनात्मक राजनीति के अंदर आता है। सेम जो है ये मतलब ये बोला जा सकता है कि ना जो हम तुलनात्मक मतलब ये कह सकते हैं कि जो तुलनात्मक अध्ययन है ना, इसमें जो है ना हम देश की सरकार का दूसरे देशों के सरकारों से मतलब जैसे जो है हमारे देश और दूसरे देश, मतलब हमारी शासन प्रक्रिया और अमेरिका की शासन प्रक्रिया, हमारे सरकार और अमेरिका की शासन सरकार, इन लोगों में क्या डिफरेंस है, उनके कार्यों में क्या डिफरेंस है, उनकी क्या क्षमताएं हैं, अमेरिका में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा देश सीख सकता है, हमारे देश में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अन्य देश हमसे देखकर सीख सकते हैं। ये सारी चीज़ें राजनीतिक तुलनात्मक अध्ययन के अंदर आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये ले सकते हैं कि जब हमारा देश का मतलब वो बन रहा था ना, खैर एग्जाम्पल मैं बाद में दूंगी, बेसिक चीज़ ये समझ लो आप कि हम तुलनात्मक अध्ययन में यही पढ़ते हैं कि एक दूसरे देश से किस तरह अलग है, उन देशों में क्या कमी है, क्या अच्छाई है, एक दूसरे से वो क्या सीख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो जो एग्ज़ाम में है ना वो हमें थिंकर्स के पॉइंट्स लिखने मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, अदरवाइज हमें मार्क्स नहीं मिलते। तो मैं कुछ थिंकर्स के ईजी क्यूटोस आपको बता देती हूँ। ठीक है। जैसे कि फर्स्ट जो है ना वो ब्लॉन्डेन एक फिलोसफर थे, चिंतक थे। उन्होंने बताया कि जो तुलनात्मक सरकार या शासन, उनकी ये जो परिभाषा है ब्लॉन्डेन के अनुसार, तुलनात्मक सरकार या शासन विश्व के राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिमानों का अध्ययन है। प्रतिमान मतलब क्या होता है? अंग, मतलब सरकारों के अंगों का अध्ययन है। कैसे? कार्यपालिका, संसद, सीनेट वगैरह जो अमेरिका में, कांग्रेस, इन सब का जो है तुलनात्मक अध्ययन की कार्यपालिका क्या करती है, विधायिका क्या करती है, इन दोनों के कार्यों में क्या डिफरेंस है, विधायिका, इन सब के कार्यों का अध्ययन जो होता है, सरकार के अंगों का अध्ययन ही राजनीतिक तुलनात्मक अध्ययन होता है। अब जैसे है ना जो मैंने आपको यहाँ पे बोला था ना कि तुलनात्मक अध्ययन में हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि एक देश दूसरे देश से क्या ले सकता है, तो उसका एग्जांपल मैंने बोला था ना, तो उसका एग्जांपल हम ऐसा ले सकते हैं कि जब हम आज़ाद हुए थे, भारत स्वतंत्र हुआ था, तो स्वतंत्रता के पश्चात हमें अपना संविधान बनाना था ताकि हम पर दोबारा से कोई हुकूमत ना कर सके। तो अपना संविधान बनाने के लिए हमने क्या किया था? तुलनात्मक अध्ययन किया था। कैसे किया था? हमने दूसरे देशों के संविधानों का अध्ययन किया।
उनका अध्ययन करके हमने उनसे बेहतर चीज़ें सीखी और अपने संविधान में लागू किया। वैसे जो अंग्रेज़ों के रूल्स वगैरह थे उसमें से 200 समथिंग कुछ थे, हमने एज इट इज़ आर्टिकल अपने में ले लिए थे, लेकिन कुछ आर्टिकल्स हमने खुद ऐड किए थे। तो जो हमने दूसरे देशों से सीखा ना, दूसरे देशों के संविधान का अध्ययन किया ना, और फिर उनसे अच्छी चीज़ें सीखी और उनको अपने रूप में ढाल के जो हमने अपने में संविधान में लागू किया, उसे कहते हैं तुलनात्मक अध्ययन। कैसे? हमने इतने सारे देशों का संविधान पढ़ा, ठीक है, संविधान पढ़ा, फिर तुलना की कि कौन से देश का संविधान अच्छा है, कौन से देश का संविधान हमारे लिए अच्छा हो सकता है, और उसके बाद हमने अपना संविधान बनाया, जिसको बनाने में हमें 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए। और जब हम एक दूसरे के देशों के संविधानों का अध्ययन कर रहे तो आना जाना भ्रमण वगैरह में भी जो खर्चा आया था वो काफ़ी था, 63,96,729 का खर्चा आया था। तो ये था कि हमने एक दूसरे दूसरे देशों की संविधानों का तुलना किया ना, तो वो तुलनात्मक अध्ययन ही तो हुआ। फिर अपने देश की वो बनाया संविधान। और कुछ फ्लोस वो है जिनके मैं आपको बता देती हूँ परिभाषाएं, जैसे कि जो एम कर्टिस है ना, उनके अनुसार तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक व्यवहार की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण नियमितताओं, समानताओं और असमानताओं में तुलनात्मक अध्ययन से संबंध है। मतलब जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, मतलब कैसे NGO संस्थाएं हो गई, संसद हो गया, कार्यपालिका हो गया, राजनीतिक व्यवहार मतलब चुनाव के तरीके, मतदान डालने के तरीके, उसकी लिमिटेशंस वगैरह, और कार्यप्रणाली मतलब जो गवर्नमेंट कर रही है उनकी, मतलब जो प्रधानमंत्री निर्णय लेती है, जो राष्ट्रपति निर्णय लेता है, जो इमरजेंसी लगता है, ये सारी चीज़ें जो है ना, इसकी महत्वपूर्ण कमियाँ, नियमितता है, समानता है, ये सारी चीज़ें हम जो पढ़ते हैं वही आता है तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत, ठीक है। एडवर्ड ए फ्रीमन थे, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है परिभाषा और इजी भी है। इसके अनुसार जो है ना, तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं और सरकारों के विविध प्रकारों का तुलनात्मक विवेचन और विश्लेषण है। मतलब जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है ना, वो संस्थाओं मतलब विधायिका, कार्यपालिका, लेजिस्लेचर, प्रधानमंत्री, राजनीति, राष्ट्रपति, इनके संस्था मतलब यही हो गए ना, कार्यपालिका वगैरह, और सरकार मतलब मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन लोगों के कार्यों का तुलनात्मक विवेचन और विश्लेषण, मतलब कमियां और अच्छाई पढ़ना ही तुलनात्मक राजनीति है। अब तुलनात्मक राजनीति की थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है, जिसमें से कि राजनीति का अर्थ शासन करना या शासन से संबंधित गतिविधियों में शामिल होना है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सत्ता, अधिकार और संसाधनों का वितरण और उपयोग होता है। राजनीति में विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष, सहयोग और निर्णय लेना शामिल है। मतलब तुलनात्मक राजनीति में जो पहले राजनीति है ना, उसका मतलब बताया है कि राजनीति का मतलब होता है सरकार या किसी का शासन, और इसमें जो है ना सत्ता वगैरह चल रही है, जो अधिकार चल रहा है, जो संघर्ष हो रहा है, आपसी लड़ाई हो रही है, युद्ध वगैरह हो रहे हैं, उनके निर्णय हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों का अध्ययन होता है। और तुलनात्मक राजनीति का होता है विभिन्न राजनीतिक प्रणाली, संस्थाएं, संसद वगैरह और उनके व्यवहार का एक दूसरे से तुलना करना, भारत की सरकार का अन्य देशों की सरकारों के साथ तुलना करना। उनका उद्देश्य राजनीतिक व्यवस्थाओं की समानता और असमानताओं, मतलब कमियां और अच्छाई का विश्लेषण करना है, और उनके कारण और परिणामों का कि जो कमी है तो उनके क्या कारण है और उसका क्या फ़र्क पड़ रहा है समाज में, ये सारी चीज़ों का अध्ययन करना, और फिर उनका समस्याओं का समाधान बताना। ये सारी चीज़ें जो है तुलनात्मक राजनीति में आता है। मतलब कमियां देखने के साथ साथ, राजनीति अध्ययन करने के साथ साथ हम उसके समाधान भी बताते हैं। तो ये तो बेसिकली था तुलनात्मक राजनीति की परिभाषाएं। अब इसके अर्थ, क्षेत्र और स्कोप वगैरह भी है, जो कि अगर आप बोलोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। बाकी ये अभी बेसिक था कि तुलनात्मक राजनीति क्या होता है, उसकी 2-3 डेफिनेशंस और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने इजी वे में बताया था ताकि आपको याद रहे। थैंक यू सो मच।